ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को निकोला जीन कैरो नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इसमें हमें जंग के बीच रहने वाले एक परिवार एंटोनिना और उसके पति जैन को दिखाया जाता है कि कैसे जैन और एंटोनिना खुद की जान बचाते हुए दूसरे ज़्यूस लोगों की जान बचाते हैं और उनके साथ इस जंग में क्या क्या होता है ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ज़ू कीपर्स वाइफ। कहानी की शुरुआत यूरोप के पोलैंड देश की वॉर्सो सिटी में मौजूद एक जू से होती है। ये जू यूरोप का सबसे बड़ा जू है जिसे एक पति पत्नी जैन और उसकी वाइफ एंटोनिना मिलकर चलाते हैं। जैन की पत्नी एंटोनिना को जू में रहने वाले सारे एनिमल्स से बहुत प्यार था। जैन और एंटोनिना दोनों इसी जू के अंदर रहते हैं। शाम को इनके घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर हैक भी आया हुआ था। हैक एक जर्मन जूलॉजिस्ट है और हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट भी। हैक बर्लिन में एक जू का ओनर भी है। जहाँ हम पार्टी में देखते हैं कि हैक एंटोनिना से पियानो प्ले करने को कहता है। तभी वहाँ पर एंटोनिना का बेटा भागता हुआ आता है और उसको आकर बताता है कि एक हाथी ने बच्चा दिया है। एंटोनिना भी उसके पास भागकर जाती है। वो देखती है कि हाथी का बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इसीलिए उसकी माँ बेकाबू हो रही थी। जर्जीक एंटोनिना को उस हाथी के बच्चे के पास जाने से रोक रहा था। जर्जीक इस जू की देखभाल करता है। जर्जीक के रोकने के बाद भी एंटोनिना उस बच्चे के पास जाती है और उसको पंप करने लगती है जिससे उस बच्चे को सांस आने लगता है। ये देखकर एंटोनिना बहुत खुश हो जाती है और बाहर खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। एंटोनिना का पति जैन इस चीज को देखकर बहुत खुश होता है और वो भी उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन वो उसको यहाँ से कुछ दिनों के लिए अपने कजन के यहाँ जाने को कहता है क्योंकि जर्मनी कभी भी पोलैंड पर अटैक कर सकती है। मैं यहाँ पर कुछ दिन रहकर जानवरों का ख्याल रख लूंगा, जिसके बाद मैं भी तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। ये बात सुनकर एंटोनिना मना कर देती है। जैन के कई बार समझाने पर भी वो नहीं मानती और फिर दिन आता है 1 सितंबर 1939 का। एंटोनिना अपने जू में साइकिलिंग कर रही होती है जब वो आसमान में जर्मनी के प्लेन्स को देखती है। वो भागकर अपने बेटे के पास जाती है और तभी जर्मन प्लेन वहां आकर बॉम्ब से हमला करने लगते हैं। एंटोनिना का पति जैन उस वक्त जू में नहीं होता, इसीलिए एंटोनिना अपना सामान पैक करने लगती है। जैसा कि उसे जैन ने कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए अपने कजन के यहाँ चली जाए, इसीलिए वो सामान लेकर बाहर आती है। बाहर आकर वो अपने जू की ओर देखती है जहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। बॉम्ब गिरने की वजह से जू के कई जानवर मर चुके थे और कई जानवर शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। जैसे तैसे करके एंटोनिना अपने बेटे के साथ ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती है। तभी स्टेशन वाले सबको ये बताते हैं कि आसमान में उड़ रहे जर्मन प्लेन की वजह से आज कोई भी ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। सबको तभी स्टेशन छोड़ने को कहा जाता है। तभी वहाँ पर एंटोनिना को जैन भी मिल जाता है। जैन अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद ये तीनों वापस अपने जू में आ जाते हैं। बॉम्बिंग की वजह से जू में हर तरफ तबाही मची हुई थी, जिसको देखकर एंटोनिना बहुत दुखी होती है। रात को रेडियो पर यह अनाउंस होता है कि जर्मनी ने पोलैंड पर पूरी तरह से काबू कर लिया है। सभी जर्मन सोल्जर जू पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। जैन घर की खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो उसको जू में जर्मन सोल्जर घूमते हुए दिखाई देते हैं। अगले दिन वहां पर हैक आता है। वो एंटोनिना से कहता है कि अब तुम्हारा जू पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ के जानवरों को जर्मन सोल्जर अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनकर एंटोनिना रोने लगती है, जिस पर हैक उससे कहता है कि मैं इन जानवरों को सही सलामत जर्मनी ले जा सकता हूँ। मैं जंग खत्म होने तक इनको सुरक्षित रखूंगा। जिस पर एंटोनिना उससे कहती है कि अगर ये जंग जर्मनी तक भी पहुंच गई तो क्या होगा। जिस पर हैक एंटोनिना से कहता है कि यहाँ के एलीट फोर्स बहुत वीक है, ये कभी भी जर्मनी पर हमला या कब्जा नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे यहाँ से सारे प्राइस टैग वाले जानवर चाहिए। मैं इन्हें फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहता हूँ। एंटोनिना इस बात के लिए मान जाती है। रात को वो ये बात अपने हस्बैंड जैन को बताती है, जिस पर जैन उसको बोलता है कि तुम्हें एक बार इस बारे में मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। जिस पर एंटोनिना जैन को बोलती है कि हैक तो बस हमारी हेल्प करना चाहता है। जिस पर जैन उससे कहता है कि वैसे भी जानवर ले जाने के लिए उसे हमारी परमिशन की क्या ही जरूरत है, क्योंकि वो तो हिटलर का हेड जूलॉजिस्ट है। अगले दिन हैक एक ट्रक लेकर आता है
और उसको जो जो जानवर चाहिए होते हैं वो उनको वहाँ पर ले जाता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। सर्दियां आ चुकी होती हैं। एंटोनिना अपने बेटे को किताब पढ़कर सुना रही होती है। तभी वहाँ पर हैक कुछ सोल्जर्स के साथ आता है और जू में बचे बाकी जानवरों को गोली मारने लगता है। ये देखकर एंटोनिना को बहुत बुरा लगता है। जर्जीक हैक को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर हैक उसको बताता है कि ये जानवर ठंड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाई कमांड से इन्हें मारने का ऑर्डर आया है। हैक जर्जीक से एंटोनिना के बारे में भी पूछता है कि वो कहाँ है। जर्जीक उसको झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर गई है, लेकिन हैक को भी पता था कि एंटोनिना यहीं पर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से चला जाता है। इसी तरह से वक्त और बीत जाता है और समय आता है अक्टूबर 1940 का। अब पोलैंड के वॉर्सो सिटी में रहने वाले सभी जूस लोगों को गेटो में शिफ्ट किया जा रहा है। गेटो एक कैद खाना है जो ज्यूस लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें एक साथ हजारों ज्यूस लोगों को रखा जा रहा है। उधर हम देखते हैं कि जैन और एंटोनिना के पुराने दोस्त जायमोन और मैग्दा उससे मिलने आते हैं। ये दोनों भी ज्यूस हैं। मैग्दा बताती है कि जर्मन्स उसके हस्बैंड को गेटो के अंदर पकड़ कर ले गए, जिस पर जैन पूछता है कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर जायमोन उसको बताता है कि उसके पास उसका इंसेक्ट कलेक्शन है जो वो अपने साथ गेटो में नहीं ले जा सकता। वो इंसेक्ट कलेक्शन उसकी जिंदगी भर की मेहनत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अपने पास यहीं पर रख लो। जैन उस इंसेक्ट कलेक्शन को रखने के लिए मान जाता है। एंटोनिना को मैग्दा के लिए काफी बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो जैन से कहती है कि क्या हम मैग्दा को यहीं स्टोर रूम में छुपा सकते हैं क्या। जैन इसके लिए मना कर देता है, पर रात को एंटोनिना के दोबारा पूछने पर जैन मैग्दा को छुपाने के लिए मान जाता है। वो मैग्दा को स्टोर रूम में ले आती है। एंटोनिना उसको बताती है कि आधी रात में जब जर्मन्स की पेट्रोलिंग खत्म हो जाएगी तब तुम इस रूम से बाहर आ सकती हो, वरना तुम्हें पूरे दिन इसी रूम में रहना होगा। रात को जब ये सब खाना खा रहे होते हैं तब मैग्दा जैन से पूछती है कि क्या तुमने मेरे पति को गेटो के अंदर देखा है, जिस पर जैन उससे कहता है कि वो गेटो के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास उसके अंदर जाने वाला पास नहीं है। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ज्यूस को छुपाने में उनकी मदद कर रहे हैं, और अब जैन भी बाकी लोगों की मदद करना चाहता है, जिस पर एंटोनिना ये कहती है कि ये काफी जानलेवा काम है, हम ये नहीं कर सकते। जैन उसको बोलता है कि वहाँ गेटो में लोग ठंड और भूख से मर रहे हैं, जिसे सुनकर मैग्दा वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को जैन आखिर एंटोनिना को मदद करने के लिए मना ही लेता है, जिसके अगले दिन वो दोनों हैक के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो अब एक पिग फार्म खोलना चाहते हैं। ये बात सुनकर हैक हंसने लगता है। एंटोनिना उससे कहती है कि इससे तुम्हारे सोल्जर्स को उन पिग का मांस खाने को मिलेगा, जिस पर हैक उनसे पूछता है कि तुम उन पिग्स को क्या खिलाओगे। एंटोनिना उसको बताती है कि वो गेटो से बचा हुआ वेस्ट गार्बेज उठा लाएंगे और उनको वो खिलाएंगे। ये आइडिया हैक को काफी अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन बहुत सारे पिग्स को इन दोनों के जू में छोड़ देता है, पर असल में ये तो जैन के प्लान का एक हिस्सा था। उसे तो इन पिग्स के जरिए गेटो में घुसना है। अगले दिन जैन गार्बेज लेने के लिए गेटो में चला जाता है। जर्मन ऑफिसर उसका पास देखकर उसको अंदर आने देते हैं। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ जर्मन सोल्जर्स एक ज्यूस और एक छोटी बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। वो सोल्जर्स उस लड़की को अंदर की ओर ले जाते हैं, जिसको देखकर जैन दुखी हो जाता है। जिसके बाद जैन अंदर जाकर मैग्दा के पति से भी मिलता है। जैन मैग्दा के पति मॉरिस से उस छोटी लड़की के बारे में पूछता है, जिसे जर्मन सैनिक बाहर पकड़ कर ले गए, जिस पर मॉरिस उसको बताता है कि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। जैन गेटो के अंदर एक बूढ़े ज्यूस आदमी से भी मिलता है, जो उसको बताता है कि यहाँ उन्हें खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता। जैन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, जिस पर कोजिएक यानी कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो यहाँ पर मौजूद बच्चों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। ये बात सुनकर जैन कुछ बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और उनको छुपाने के लिए उनके ऊपर गार्बेज डाल देता है, जिससे जर्मन सोल्जर्स उनको ना देख पाए। तभी उसकी नजर उस छोटी लड़की पर भी पड़ती है। जर्मन्स ने उस छोटी बच्ची को काफी मारा हुआ था। जैन उस बच्ची को आगे नीचे की ओर छुपा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे जर्मन सोल्जर्स उसका ट्रक चेक करने लगते हैं, पर उनको गार्बेज के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। वो जैन को जाने देते हैं। जैन उन 3 लड़कों को घर ले आता है और उनसे कहता है कि उन्हें आज रात कैनल में ही बितानी होगी। फिर वो एंटोनिना को लेकर बाहर आता है और उसको उस छोटी लड़की से मिलवाता है। एंटोनिना देखती है कि वो छोटी बच्ची ठंड से कांप और डर रही है। एंटोनिना उसको बेसमेंट में छुपा देती है। वो उससे उसका नाम पूछती है,
पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती। सुबह होते ही जैन उन तीनों लड़कों को ट्रक में छुपा देता है। ये वही ट्रक होता है जिसमें वो पिग्स के लिए खाना लेकर आता है। जैन अब अंडरग्राउंड आर्मी के लिए काम कर रहा था, जो लोग ज़्यूस लोगों को सेफ्टी से देश से बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। एंटोनिना भी बेसमेंट में उस छोटी बच्ची के साथ थी। वो उससे पूछती है कि अगर तुम हमें अपने फैमिली के बारे में कुछ बता दोगी तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर वो लड़की चुप ही नहीं होती, बस रोती रहती है। एंटोनिना उससे कहती है कि हम एक जंग के बीच में हैं, तुम्हें यहाँ पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगले दिन जैन फिर से गेटो में जाकर कुछ लड़कों को छुपाकर गाड़ी में ले आता है और एंटोनिना उन सभी को बेसमेंट में छुपा देती है। वो उन सभी को बताती है कि जब मैं रात को पियानो बजाऊं तो तुम बाहर आ सकते हो, यानी उस समय तुम सेफ हो। वहीं अगर मैं दिन में पियानो बजाऊं तो समझ जाना कि तुम सेफ नहीं हो। वहीं जू के अंदर रोज जर्मन सोल्जर्स का खाना बनाने के लिए एक कुक आती थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि यहाँ ज़्यूस लोग छुपे हुए हैं। जैन सभी छुपे हुए लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उनको यहाँ से बाहर निकाल रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेसमेंट में वो छोटी लड़की दीवार पर पेंटिंग बना रही होती है, जो एंटोनिना को काफी पसंद आती है। वो लड़की एंटोनिना को अपना नाम उर्जुला बताती है। एंटोनिना को उर्जुला की कहानी काफी दुख भरी लगती है। रात को जब एंटोनिना पियानो प्ले कर रही थी तब उर्जुला उसके पास आ जाती है। उर्जुला को देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि उर्जुला भी अब बाकी सब के साथ घुल मिल रही होती है। तभी अगले दिन अचानक से इनके घर की डोरबेल बजती है। इन्हें लगता है कि शायद जर्मन सैनिक आ गए हैं, इसीलिए एंटोनिना पियानो प्ले करती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि जर्मन्स आ गए हैं और वो सभी जाकर छुप जाते हैं। जैन जाकर दरवाजा खोलता है, जहाँ पर उससे मिलने गेटो से एक जिगलर नाम का आदमी आता है। वो जैन को बताता है कि वो गेटो लेबर ब्यूरो से बग्स का कलेक्शन देखने आया है। वो बताता है कि अल्सर की वजह से जायमन की मौत हो गई, जिसके साथ वो जैन से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि वो गेटो से ज़्यूस लोगों को निकालने में उसकी मदद करे, क्योंकि गेटो में 2 दरवाजे हैं और मैं वहाँ पर तुम्हारे काम करने के पेपर्स बनवा सकता हूँ। जिगलर जैन के लेबर ब्यूरो के पेपर्स बनवा देता है। अगले ही दिन जैन मैग्दा के पति मॉरिस को गेटो से बाहर ले आता है। घर पर मैग्दा मॉरिस को देखकर खुशी से रो पड़ती है। रात को मॉरिस इन तीनों के साथ बैठा होता है। वो जैन से कहता है कि तुम मुझको यहाँ लेकर आए हो, इसमें तुम सब भी फंस सकते हो। तभी एंटोनिना पियानो बजा देती है, जिससे सभी छुपे हुए बच्चे बाहर आ जाते हैं। मॉरिस उन सभी को देखकर रोने लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैन और एंटोनिना के बीच में अब काफी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि हैक एंटोनिना से मिलने आ गया। असल में हैक को एंटोनिना में दिलचस्पी है, इस बात का पता जैन को चल जाता है, पर एंटोनिना हैक से सिर्फ इसलिए बात करती थी ताकि उसको ज़्यूस लोगों के बारे में पता ना चल जाए। जैन रात को मॉरिस और एंटोनिना से बात करते हुए कहता है कि जंग ने सब कुछ बदल दिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अगस्त 1942 का समय आ चुका है। दूसरे दिन सभी को ट्रेन में भरा जाता है और सबसे उनका बैग, उनका सामान छीन लिया जाता है। उन सभी को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा है। कंसंट्रेशन कैंप वही जगह है जहां पर लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। ट्रेन में काफी बच्चे भी होते हैं और इन सभी को ये कंसंट्रेशन कैंप ले जा रहे हैं। वहां पर जैन आ जाता है, जो उन बच्चों को देखकर काफी दुखी होता है, क्योंकि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन हैक जू में आता है और वो एंटोनिना को छूने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है, लेकिन हैक उसका मजाक उड़ा देता है। रात को इस बात को लेकर जैन एंटोनिना को काफी सुना देता है, जिस पर एंटोनिना उससे कहती है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जैन उसको बताता है कि आज कंसंट्रेशन कैंप में हजारों ज़्यूस बच्चे मारे जा रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं बचा सका। दोनों इस बात पर काफी दुखी हो जाते हैं। इस तरह से 1 साल और निकल जाता है। अब आगे हम उन 2 महिलाओं को देखते हैं जिनकी इस देश से निकलने में जैन मदद कर रहा था, लेकिन जर्मन सोल्जर्स ने उनके फेक डॉक्यूमेंट्स को पहचान लिया और उनको गोली मार दी। ये बात जानकर जैन और एंटोनिना काफी दुखी हो जाते हैं। रात में ये सब साथ बैठे होते हैं। तभी रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है कि आज हिटलर का बर्थडे है, इसीलिए आज से सारे गेटो बंद कर दिए जाएंगे। तभी बाहर सभी को कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। एंटोनिना बाहर जाकर देखती है तो उसको राख उड़ती हुई दिखती है। एंटोनिना को पता चल जाता है कि असल में जर्मन्स ने सारे गेटो को जला दिया है,
जिसके साथ उन्होंने उसमें बंद सारे ज़्यूस लोगों को भी जिंदा जला दिया। इस बात से सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, जिसके अगले ही दिन हैक जैन को उस जगह देख लेता है जहां नकली दस्तावेज बनाए जाते हैं। ये देखकर हैक को जैन पर शक होने लगता है। अगले ही दिन हैक जैन के घर आ जाता है जहां पर सिर्फ उनका बेटा ही होता है। वो हैक को बताता है कि एंटोनिना डॉक्टर के पास गई है और जैन कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। उसने ये सब हैक को झूठ बोला था। ये सुनकर हैक वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एंटोनिना एक लड़की को जन्म देती है और अब वक्त आता है अगस्त 1944 का, जहां अब जर्मन आर्मी भी कमजोर पड़ने लगी है और जैन भी पोलैंड रेजिडेंट्स आर्मी के साथ काम कर रहा था, जो उस समय जर्मनी के विरोध में काम कर रही थी। तभी एक दिन एक जर्मन सोल्जर को गोली मारते हुए जैन को गोली लग जाती है, जबकि उधर एक शख्स एंटोनिना के पास जाकर उसको बताता है कि जैन को जर्मन सोल्जर्स उठाकर ले गए हैं और उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो उसे कहां लेकर गए हैं। ये सुनकर एंटोनिना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एक दिन वो हैक के पास जाती है जहां सभी जर्मन सोल्जर्स अब सोवियत के डर से यहाँ से भाग रहे हैं। एंटोनिना हैक के पास जाकर उससे कहती है कि वो जैन को ढूंढ रही है, क्या तुम हमारी दोस्ती के लिए उसको नहीं ढूंढ सकते? ये सुनकर हैक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसमें एंटोनिना उसका साथ नहीं देती, जिससे हैक को एंटोनिना पर शक होने लगता है कि वो उससे कुछ छुपा रही है। हैक तभी जू को चेक करने के लिए निकल जाता है। एंटोनिना भी जल्द से जल्द जू में आ जाती है और वहां मौजूद सभी ज़्यूस लोगों को एक ट्रक में बैठाकर वहां से भेज देती है। घर पर अब सिर्फ उसका बेटा बचा था। वो उसे बेसमेंट में लॉक कर देती है और तभी हैक भी वहां पर सोल्जर्स के साथ पहुंच जाता है। वो सीधा वहां के बेसमेंट में जाता है जहां उसको दीवार पर उर्जुला की पेंटिंग बनी हुई मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर ज़्यूस लोग छुपे हुए थे। तभी यहाँ से एंटोनिना का बेटा भागते हुए बाहर जाने लगता है। हैक उसको यहाँ से भागते हुए देख लेता है। वो एंटोनिना के बेटे का पीछा करते हुए उसको पकड़ लेता है और उसको गोली मारने ही वाला होता है, पर एंटोनिना उसे आकर रोकने लगती है। वो एंटोनिना को एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसके बेटे को मारने के लिए चला जाता है। एंटोनिना को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि उसका बेटा अब नहीं रहा, लेकिन तभी उसका बेटा सामने आ जाता है क्योंकि हैक ने उसके बेटे को गोली नहीं मारी थी। यहाँ से वो सीधा पोलैंड रेफ्यूजी कैंप में चली जाती है, जिसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जब वॉर खत्म हो चुकी थी। अब एंटोनिना और उसका बेटा फिर से वापस अपने जू में आ जाते हैं, जहाँ पर जर्जीक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ये सब मिलकर फिर से जू को पहले जैसा बना देते हैं, लेकिन एंटोनिना को हर वक्त सिर्फ जैन की याद आ रही थी, जिसके कुछ दिनों बाद अचानक से जैन जू में आ जाता है। असल में वो किसी तरीके से जर्मन सोल्जर से बच गया था। एंटोनिना जैन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैन भी अपने परिवार को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और ये सभी लोग आपस में मिलकर रोने लगते हैं, जिसके साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें जैन और एंटोनिना ने न जाने कितने लोगों की जान बचाई। जैन और एंटोनिना के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।